उसमें हम आपको इंग्लिश पढ़ाएंगे, आईटी के कॉन्सेप्ट क्लियर करवाएंगे, पाक स्टडी है, इस्लामिक स्टडी है, एवरीडे साइंस है, करंट अफेयर है, जियोग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, वर्ल्ड जनरल नॉलेज है, उर्दू है और मैथमेटिक्स है। इन्हीं में से आपके सारे क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, आइए अब इनको वन बाय वन देखते हैं। आज जो है वो मैं आपको पढ़ा नहीं रहा, आज जस्ट वेबिनार है। तो इंशाल्लाह जब पढ़ाऊंगा नेक्स्ट, तो फिर आपको ये 7 चीज़ें मैं लिखवाऊंगा, और आपके अपने नोट्स भी बनते चले जाएंगे, और बड़े इजी वे में आप इसको साथ साथ राइट डाउन भी करते चले जाएंगे। आज चूंकि वेबिनार है, तो इसलिए शायद आप ये ना समझने के साथ तेजी तेजी बोल रहे हैं तो हम लिखेंगे कैसे। मैं आपको लिखवा नहीं रहा, जस्ट आपको गाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो जब सेशन शुरू होगा तो इंशाल्लाह तमाम चीज़ें आप इसको लिख भी सकेंगे। ठीक है। अच्छा जी, इसमें हमारे इंग्लिश के सिलेबस में पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, सेंटेंस करेक्शन से क्वेश्चन आते हैं, टेंसेज हैं, ठीक है, एक्टिव पैसिव हैं। मैं एक दफ़ा वॉइस चेक कर लूँ कि मेरी वॉइस आप लोगों को क्लियर आ रही है या नहीं, क्योंकि आप लोगों को मैंने म्यूट किया हुआ है। ठीक है, तो जी स्टूडेंट्स बताइएगा मेरी वॉइस क्लियर है सबको? यस सर, क्लियर। यस सर, क्लियर है। अच्छा, वॉइस और स्क्रीन भी शो हो रही है सबको? जी सर, हो रही है स्क्रीन। चलें, मैंने इसलिए चेक कर ली, मैंने कहा ये ना हो कि मेरी वॉइस क्लियर ना और मैं बोलता जाऊँ। ठीक है, चलें, थैंक यू, आपने गाइड कर दिया। ठीक है, मैं एक दफ़ा सेटिंग से भी चेक कर लेता हूँ, कोई इशू तो नहीं किसी किस्म का। चलें, ओके जी, ठीक है। चलें जी, तो इसमें आपके टेंसेज आ गए, एक्टिव पैसिव आ गए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ गए, सिनोनिम इंटोनिम्स आ गए। अच्छा, अब ये है कि यहाँ पे मैं एक चीज़ का बड़ा ख्याल रखता हूँ कि यहाँ पे न सिर्फ एडवांस लेवल के स्टूडेंट्स मेरी एकेडमी में स्टडी करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अब भी 300 से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो डिफरेंट सेशन में स्टडी कर रहे हैं। तो न सिर्फ एडवांस लेवल के स्टूडेंट्स स्टडी करते हैं, बल्कि बेसिक लेवल के भी बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स स्टडी करते हैं। ठीक है, तो उसमें मैं ये ख्याल रखता हूँ कि मैं बजाय इसके कि उनको डायरेक्ट इनडायरेक्ट से शुरू कर दूँ या एक्टिव पैसिव से शुरू कर दूँ, पहले उनको टेंसेज तो क्लियर करवाऊँ। ठीक है, अगर उनके टेंसेज ही नहीं क्लियर, अगर उनकी बेसिक ही नहीं कॉन्सेप्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग, तो फिर वो कैसे एक्टिव पैसिव में हेल्पिंग वर्ब्स को शफल करेंगे, और उनको कैसे पता चलेगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट में प्रोनाउन की चेंज कैसे होनी है या टेंसेज की चेंज कैसे होनी है। ठीक है, क्योंकि उनके टेंसेज ही नहीं क्लियर। तो सबसे पहले इसी तरह पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है अमूमन आजकल वो ज़्यादा पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, यानी कि उनकी टाइप्स पूछी जाती हैं। फॉर एग्जांपल वो किसी वर्ड को अंडरलाइन कर देंगे, वो कमेटी को अंडरलाइन कर देंगे और पूछेंगे जी कमेटी क्या है। ठीक है, नीचे लिखा होगा कमेटी नाउन है या प्रोनाउन है या एडवर्ब है या वर्ब है या कुछ भी एक्सेट्रा ऑप्शन दे देंगे, तो आपको बताना पड़ेगा कि कमेटी जो है वो आपका नाउन है। ठीक है, फिर ये नहीं कि वो यहीं पे इक्तफा कर लेंगे, वो मजीद इसकी डेप्थ में भी समटाइम चले जाते हैं। वो नाउन तो आपको पता चल गया कि कमेटी नाउन है, वो इसकी टाइप्स पूछ लेते हैं कि अच्छा अगर नाउन है कमेटी, तो फिर नीचे वो टाइप्स के ऑप्शन दे देते हैं कि कमेटी कौन सा नाउन है, पर्सनल नाउन है या कलेक्टिव नाउन है या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है या कंक्रीट नाउन है या मटेरियल नाउन है या काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल, यानी कि उसकी टाइप्स में चले जाते हैं। ठीक है, तो फिर वहां पे जब तक आपको कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होंगे, आपको यहाँ पे एक्सरसाइज नहीं करवाई जाएगी, और मैं बड़े तरतीब से करवाता हूँ। जब मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच करवाने हैं तो फिर सिर्फ पार्ट्स ऑफ स्पीच करवाने हैं, उसमें मैंने एक्टिव पैसिव या डायरेक्ट इनडायरेक्ट या टेंसेस मिक्सअप नहीं करने। ठीक है, और पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी तरतीब फॉलो करनी है कि जब इसमें मैंने नाउन करवाने हैं तो फिर सारे रूल्स और सारी एक्सरसाइज सिर्फ नाउन की करवाऊंगा और उसी की टाइप्स करेंगे। फिर जब प्रोनाउन की करेंगे तो फिर सारा वही, फिर जब एडवर्ब करेंगे तो सारा वही, फिर जब वर्ब करेंगे तो सारा वही, एडजेक्टिव करेंगे तो सारा वही। ठीक है, तो इस तरह जब अलग अलग आप कॉन्सेप्ट, ये नंबर 1 टेक्निक नोट कर लें कि अपने कॉन्सेप्ट जो है ना वो अलग अलग तैयार किया करें बजाय मिक्सअप करने के। जो हमारी बुक्स हैं या पीडीएफ नोट्स हैं उनमें यही खराबी होती है कि एक एमसीक्यूज अगर उन्होंने जनरल नॉलेज का दिया हुआ है, नीचे दूसरा एमसीक्यू इस्लामियात का आ रहा है, तीसरा एमसीक्यू पाक स्टडी का लिखा होता है, चौथा एमसीक्यूज जो है वो करंट अफेयर का, पांचवा कोई मैथ का दिया होता है, तो वो रट्टा ही होता है एक तरह का, वो हफ्ते से ज्यादा याद नहीं रहता। ठीक है, अच्छा अगर तरतीब से भी दिए हो ना, यानी कि सब्जेक्ट वाइज भी दिए हो, यानी कि इंग्लिश के अलहदा दिए हो, पाक स्टडी के अलहदा दिए हो, या इस्लामियात का अलहदा पीडीएफ बनाओ, तो उसमें भी आप देखेंगे फॉर एग्जाम्पल अगर इस्लामियात का है ना तो उसमें भी आप देखेंगे कि तरतीब नहीं है। एक क्वेश्चन अगर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में से आया हुआ है, दूसरा क्वेश्चन नमाज में से आया हुआ है, तीसरा क्वेश्चन जो है वो हजरत आदम को उन्होंने पूछा हुआ है, चौथा क्वेश्चन किसी साहबा का पूछा हुआ है, पांचवा क्वेश्चन जो है कुरान में से आया हुआ है, छठा जो है हज पे। यानी कि कोई टॉपिक वाइज तरतीब नहीं है कि अगर हज पे दिए हैं तो एक दफा सारे हज पे दे दें, अगर नमाज पे दिए हैं तो सारे नमाज के कंसेप्ट क्लियर करवा दें, अगर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ से है तो सारी वो लाइफ के लिए। तो मैं जब आपको तैयारी करवाऊंगा टॉपिक वाइज करवाऊंगा। ठीक है, एक तो सब्जेक्ट वाइज करवाऊंगा और फिर सब्जेक्ट में भी टॉपिक वाइज करवाऊंगा। अगर मैं हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ को डिस्कस करना है तो 0 पॉइंट से लेके एंड तक फिर उन्हीं की लाइफ को डिस्कस करूंगा, और जितने भी इवेंट्स हैं वही सेम उन्हीं की लाइफ के चलेंगे। इस तरह नमाज अलहदा, कुरान अलहदा, आपका हज अलहदा, फिर
इसी तरह और भी इवेंट्स जो पूछे जाते हैं, फिर प्री इस्लाम है वो आगे डिस्कस करेंगे। तो मैंने एक आपको एग्जांपल दी कि तरतीब को फॉलो किया करें, ठीक हो गया। इसी तरह फिर हम एक्टिव पैसिव करेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, सिनोनिम एंटोनिम्स, ठीक है। तो आगे चलते हैं। ये देखें किसी सेशन से ना आप लोगों को समझाने के लिए किसी सेशन से मैंने एक स्क्रीनशॉट भी लिया, बकायदा यहाँ पे मैंने व्हाइट बोर्ड लगाया होता है और व्हाइट बोर्ड पे एक एक चीज मैं टाइप करता हूँ। ये सारी मैंने चीजें खुद टाइप की हुई हैं, कोई गूगल से नहीं उठाई हुई, बल्कि ये खुद टाइप की हूँ। ऊपर आप अलैदर अकेडमी का मोनोग्राम भी देख सकते हैं। तो ये मैंने खुद जो है चीजें टाइप की हुई हैं, और इसमें टाइप इसलिए मैं करता हूँ ताकि स्टूडेंट साथ साथ लिखता भी जाए, ठीक है, उसको लिखने का टाइम भी मिले। तो यहाँ पे मैं समझाता भी जाता हूँ। लेफ्ट साइड पे आप देख रहे हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझाएंगे, राइट साइड पे उसकी एक्सरसाइज करवाएगी, या फिर एक तो एक्सरसाइज होती है जो मैं करवाता हूँ, एक है फिर स्टूडेंट खुद करते हैं यहाँ पे ना, और फिर खुद पार्टिसिपेट करते हैं। उनको ऐसा ही लगता है जैसे कि सेम वो किसी फिजिकल क्लास में बैठे हुए हैं, ठीक है। तो वो खुद पार्टिसिपेट करते हैं, और फिर पार्टिसिपेट करने के बाद जहाँ से मुझे लगता है कि यहाँ से करेक्शन की जरूरत है, तो वहाँ पे मैं फिर उनको बताता हूँ, ठीक हो गया। इसी तरह ये नेक्स्ट सेशन में, एक सेशन में जो है वो मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच डिस्कस किए हुए हैं। उसको आप VIP कपान के नाम से याद रख सकते हैं। वी स्टैंड फॉर वर्ब, ठीक है। आई स्टैंड फॉर इंटरजेक्शन, फिर P से प्रोनाउन, C से कंजंक्शन, A से एडवर्ब, P से प्रेपोजिशन, फिर A से एडजेक्टिव, ठीक है, और फिर आपका N से नाउन, ठीक है। तो VIP का पान, यानी कि आम बंदे का पान नहीं, VIP का पान, ठीक है। तो उससे आप ये 8 के 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। फिर आप देखें कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी जब मैंने करवाए हैं तो सिर्फ पार्ट्स ऑफ स्पीच करवाए, इसमें दूसरी चीजें मिक्सअप नहीं की। और पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी जब मैंने प्रेपोजिशन को स्टार्ट किया, आप देख रहे हैं, तो फिर सिर्फ प्रेपोजिशन करवाई है, उसमें वर्ब, इंटरजेक्शन, प्रोनाउन, ये सब कुछ भी उसमें मिक्सअप नहीं किया। और प्रेपोजिशन में मजीद आप ये चीज फॉलो करें, मजीद ये तरतीब देखें कि प्रेपोजिशन में भी जब मैंने ऑन पे करवाया तो फिर सिर्फ ऑन पे करवाया, ठीक है, सिर्फ ऑन के कंसेप्ट क्लियर किए हैं। ऑन जो है ये आप राइट साइड पे देख सकते हैं, ऑन लिखा हुआ है। ऑन जो है वो किन किन चीजों के साथ लगता है, किसी सर्फिस को शो करने के लिए लगता है, डेट्स एंड डेज के साथ लगता है, डिवाइसेज एंड मशीन्स के साथ लगता है, और फिर हर एक के नीचे 3 3 एग्जांपल्स भी दी हुई हैं मैंने, ठीक है। इसी तरह पार्ट्स ऑफ बॉडी के साथ लगता है, स्टेट ऑफ समथिंग के साथ लगता है, ठीक है। इस तरह फिर जब ऐड करवाऊंगा सिर्फ ऐड, विद करवाऊंगा सिर्फ विद, इन करवाऊंगा सिर्फ इन, ऑफ करवाऊंगा सिर्फ ऑफ, ठीक है। इस तरह तरतीब से जब हम करेंगे ना, और फिर उसके साथ साथ एक्सरसाइज करेंगे, तो फिर आपको किसी ना बुक की जरूरत पड़ेगी, ना किसी PDF की जरूरत पड़ेगी। ऑटोमेटिकली ऐसे कॉन्सेप्ट जो है वो आपके फिंगर टिप्स पे होते चले जाएंगे, ठीक है। यही वजह है कि अल्हम्दुलिल्लाह अब तक 1400 से ज्यादा स्टूडेंट्स मेरी अकेडमी से क्लियर है। और इंशाल्लाह वो फोन करके जो है ना पूछते भी हैं, जब वो अपना सेशन कंप्लीट कर लेते हैं तो मुझसे फोन करके पूछते हैं कि सर हमारे तो 2 2 3 3 अब टेस्ट क्लियर हो रहे हैं, तो आप हमें मशवरा दें कि किस डिपार्टमेंट में जो है वो हम उसको चूज करें, ठीक हो गया। इसी तरह जब पाकिस्तान स्टडी को स्टडी करेंगे, उसमें भी देख के मैंने क्या नाम है पार्टीशन बना लिए, पार्ट्स बना लिए हैं। हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान को अलहदा करेंगे, ज्योग्राफी ऑफ पाकिस्तान को अलहदा करेंगे, जो करंट अफेयर है पाकिस्तान के उसको अलहदा करेंगे, ठीक है। हिस्ट्री में आपका प्री पार्टीशन हिस्ट्री आ जाती है, खास तौर पे 1857 से लेकर 1947 तक जो आपकी प्री पार्टीशन हिस्ट्री है। पीछे से भी करेंगे कुछ 712 से 1947 तक टोटल, ठीक है। तो ये आपकी पेज जिसमें आपकी डिफरेंट वार्स आ जाती हैं, फेमस पर्सनैलिटीज आ जाती हैं, फेमस डायनेस्टीज आ जाती हैं, ठीक है। इसी तरह जो आपकी पोस्ट पार्टीशन हिस्ट्री है उसमें आपकी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली आ जाती है, सेकंड कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली आ जाती है, कॉन्स्टिट्यूशंस आ जाते हैं, आपके प्लान्स आ जाते हैं, डिफरेंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स आ जाती हैं। अक्सर स्टूडेंट से पूछा जाता है जी पहला आपका, मैं मिसाल देता हूँ कि उनसे पूछा जाता है जी फर्स्ट आपका प्रेसिडेंट कौन है, ठीक है। तो वो नीचे कायदे आजम को टिक करके आ जाते हैं, हालांकि वो गलत होता है क्योंकि उन्होंने कंसेप्ट नहीं पढ़े होते। हमारे पास प्रेसिडेंट तो शुरू ही 1956 के बाद हुए हैं, 1956 से पहले तो प्रेसिडेंट था ही कोई नहीं। वही प्रेसिडेंट की जो सीट थी वो गवर्नर जनरल कहलाती थी, ठीक है। तो इसको जब आप कॉन्सेप्चुअली पढ़ेंगे ना, हमारे पास टोटल 4 गवर्नर जनरल है, ठीक है, जिसमें पहला गवर्नर जनरल कायदे आजम है, दूसरे आपके क्या नाम है ख्वाजा साहब उनका क्या नाम है नाजमुद्दीन, ठीक है, दूसरे गवर्नर जनरल नाजमुद्दीन है, तीसरे चौधरी गुलाम मोहम्मद है, और चौथे जो है वो आपके सिकंदर मिर्जा हैं, ठीक है। ये 4 ही गवर्नर जनरल हमारे पास आए हैं। और 1956 का जब आयन आया है ना, तो उसके बाद से प्रेसिडेंट आए हैं, ठीक है, यानी कि 1956 के आयन के बाद। और जब 1956 का आयन बना था तब सिकंदर मिर्जा जो है ना वो गवर्नर जनरल था, ठीक है, इसी के दौर में आया है। और जैसे ही ये आयन बना 1956 का, तो यही सिकंदर मिर्जा जो पाकिस्तान का गवर्नर जनरल था, तो उस आयन के बाद यही सिकंदर मिर्जा क्या बन गया, प्रेसिडेंट बन गया। इसका मतलब है पहला प्रेसिडेंट भी सिकंदर मिर्जा है और आखिरी गवर्नर जनरल भी सिकंदर मिर्जा है, ठीक है। और अगर पहला गवर्नर जनरल पूछा जाए तो वो कायदे आजम है। तो इस तरीके से जब आप कॉन्सेप्चुअल लर्निंग करेंगे ना, फिर इस तरह पहला वजीर आजम आपका लियाकत अली खान है। कॉन्सेप्चुअल लर्निंग से ये चीजें क्लियर होंगी। फिर पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स आप हम देखेंगे कि
किसने किसको हटाया, किसकी जगह पे कौन आया, किसने किसके पाँव खींचे, किसकी कुर्सी पे कौन बैठा, मार्शल लॉ कब लगा, इमरजेंसी कब लगाई, किसने लगाई, क्यों लगाई। फिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पे डिस्कस करेंगे, खसूसन जो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन आते हैं, उसमें अमेंडमेंट से क्वेश्चन आते हैं, डिफरेंट आर्टिकल से क्वेश्चन आते हैं, उनको वन बाय वन देखेंगे। फिर ये सारी चीजें हमारी स्ट्रांग होंगी। इसी तरह फिर आपका ज्योग्राफी है पाकिस्तान का, उसको भी डिटेल से हम देखेंगे। आपके माउंटेन सिस्टम है, रिवर सिस्टम है, लेक है, पूरे एक में जनरल क्वेश्चन आप स्टूडेंट से करता हूँ उनको समझाने के लिए। फॉर एग्जांपल आपसे पूछा जाता है कि पाकिस्तान की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है हिमालय की, तो क्या जवाब देंगे आप लोगों के? जो क्या नाम है, माइक में ऑन करता हूँ तो आप लोग मुझे पार्टिसिपेट करें, क्या जवाब देंगे? सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है पाकिस्तान की, हिमालय की? जी स्टूडेंट्स बताएं। हिमालय की नागा पर्वत। नागा पर्वत है। अच्छा ठीक है, और बाकी भी बताएं सबसे हाईएस्ट पीक पाकिस्तान की हिमालय की। K2 K2 है, और K2 कराक्रम K2 है, कराक्रम। अच्छा ठीक है, K2 हिमालय K2 मैं मैसेज भी देख लूं। K2 है, K2 सर नागा पाकिस्तान पर्वत। की अगर देखें तो K2 है, लेकिन K2 अगर हमारे देखें तो फिर नागा पर्वत। अच्छा ठीक है, बेहतर है। K2 देखें। आप स्टूडेंट्स फिर भी बीच में कंफ्यूज हो गए ना, आप मैसेज पे भी अक्सर K2 कह रहे हैं, कुछ वैसे भी K2 समझ रहे होंगे, कुछ कह रहे हैं K2, कुछ नागा पर्वत कह रहे हैं। ठीक है, पिछले एक दो सेशन में जब मैंने लिया था तो किसी ने माउंट एवरेस्ट भी कहा था, किसी ने काराकोरम कहा था, किसी ने कुछ कहा था। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हमें तभी मिक्सअप होते हैं जब हम इसकी जो है ना वो कंसेप्चुअल लर्निंग नहीं करते। ठीक हो गया, तो आपने ठीक कहा जिन्होंने कहा नागा पर्वत है। ठीक है, तो पाकिस्तान की जो हिमालय की सबसे हाईएस्ट पीक है वो आपकी नागा पर्वत है। चूंकि स्टूडेंट्स ने पाकिस्तान की हाईएस्ट पीक ही पढ़ी होती है, K2 है, K2 है, तो वो K2 को ही टेक करके आ जाते हैं, हालांकि वो कंसेप्चुअली गलत होता है। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान में डिफरेंट रेंजेस हैं। रेंज क्या होती है? एक साइड से लेकर दूसरे साइड तक जो माउंटेन की लेंथ होती है उसको रेंज बोलते हैं। जिस तरह लाहौर से सरगोदा अगर मोटरवे है तो पूरी एक रेंज कहलाएगी। ठीक है, और उस पूरी रेंज पे जो उसका सबसे हाईएस्ट पॉइंट आएगा, जो उसका सबसे हाईएस्ट मकाम होगा, वो उस रेंज की हाईएस्ट पीक कहलाएगा। ठीक है, इसलिए पीक जो है वो उसी रेंज की होती है और वो उसका हाईएस्ट पॉइंट होता है। ठीक है, तो इसलिए डिफरेंट रेंजेस है और फिर हर रेंज की अपनी अपनी हाईएस्ट पीक है। हमारे पास रेंजेस जो हैं वो आपकी हिमालय रेंज अलग है, आपकी कराकोरम रेंज अलग है, कोई सफेद अलग है, हिंदू कुश अलग है, आपकी जो किरथर रेंज है वो अलग है, साल्ट रेंज अलग है। ठीक है, डिफरेंट रेंजेस हैं हमारे पास और फिर हर रेंज पे अब उसकी हाईएस्ट पीक्स हैं अपनी अपनी। तो मैंने पूछा था हिमालय की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो हिमालय की जो है वो कुछ स्टूडेंट्स ने ठीक बताया कि नागा पर्वत है, 8,126 मीटर बुलंद है। किलर माउंटेन या नेकेड माउंटेन भी उसको कहते हैं, हरमन बोल ने सर्व किया था, वो जब हम डिटेल पढ़ेंगे उसकी तब हम देखेंगे। फिर इसी तरह अगर तो वो पूछे ना पाकिस्तान की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है, फिर आपका जवाब K2 ठीक है, नो डाउट K2 इज द हाईएस्ट पीक ऑफ पाकिस्तान। लेकिन वो कराकोरम रेंज पे, एक स्टूडेंट ठीक बताया बीच में कि कराकोरम की वो पीक है K2। ठीक है, 8,611 मीटर बुलंद है। तो फिर अच्छा, अब वो अगर पूछता है जी हिमालय की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है, फिर भी जवाब चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब नागा पर्वत भी नहीं आएगा, क्योंकि हिमालय की जो सबसे हाईएस्ट पीक है वो माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, क्योंकि ये हिमालय रेंज जो है वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, पाकिस्तान से चाइना जाती है, चाइना से इंडिया जाती है, इंडिया से नेपाल जाती है, नेपाल से भूटान जाती है। जैसे ही ये नेपाल से गुजरती है तो वहां पे वर्ल्ड हाईएस्ट पीक आती है जिसको हम माउंट एवरेस्ट बोलते हैं, जो कि 8,849 या 48 मीटर जो है वो बुलंद है। ठीक है, वो भी माउंट एवरेस्ट भी है हिमालय रेंज पर ही। ठीक है, लेकिन वो पाकिस्तान में नहीं आती, वो नेपाल में है। ठीक है, 2400 किलोमीटर लंबी ये रेंज है आपके हिमालय रेंज। तो इस देखें ना, अब एक एक वर्ड उसने चेंज किया, पूरा आंसर चेंज हो गया। अगर वो पूछे पाकिस्तान की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है तो K2 है। अगर वो पूछे पाकिस्तान में हिमालय की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है, नागा पर्वत है देआमीर में। फिर अगर वो पूछे कि हिमालय की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है, पाकिस्तान का लफ्ज निकाल दे, तो फिर वो माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से जब आप फिर इस तरह रिवर्स पूछता है जी सबसे बड़ा रिवर कौन सा, इंडस रिवर है। चलो यहाँ तक तो बात समझ आ गई स्टूडेंट्स को। ठीक है, दरिया सिंध जो है वो सबसे बड़ा रिवर है हमारा, लेकिन वो आगे इसके ट्रिब्यूटरीज के क्वेश्चन पूछ लेता है, आगे इसमें डैम्स पूछ लेता है, बैराजेस पूछ लेता है, या फिर इसका सोर्स पूछ लेता है, पूछता है जी इंडस रिवर आ कहाँ से रहा है। फिर स्टूडेंट्स फंस जाता है, उसने तो रट्टा लगाया होता है। तो इसलिए जब तक हम यहाँ पे मैप में एक एक चीज क्लियर नहीं करेंगे तब तक ये चीजें, इंडस रिवर जिस तरह आपका चाइना से आ रहा है, चाइना से पूछता है जी किस सिटी से निकलता है, तो आपका तिब्बत सिटी से निकल रहा है, किस लेक से निकलता है तो मानसरोवर लेक से निकल रहा है, जहाँ से आपका ब्रह्मपुत्र भी निकल रहा है जो कि इंडिया जा रहा है, पाकिस्तान आपका इंडस आ रहा है। पाकिस्तान में किस मकाम से एंटर होता है तो गिलगित बल्तिस्तान से एंटर होता है, गिलगित बल्तिस्तान से KPK में आता है, KPK पंजाब में आता है,
है, पंजाब से आगे सिंध में ठट्ठा के मकाम से जाके अरेबियन सी में गिर जाता है। ठीक है, तो ये पूरा इसका रूट है। फिर इस पे डैम्स और बैराजेस पूछे जाते हैं, जिस तरह तरबेला डैम है, पाकिस्तान का सबसे लार्जेस्ट डैम है, पूछते हैं जी किस रिवर पे है, तो इंडस रिवर पे है। ठीक है, ये जैसे ही गिलगित एंटर होता है ना, ये दोनों रेंजेस के दरमियान में से गुजरता है, आपके हिमालय और कराकरम के दरमियान में से गुजरता हुआ गिलगित से एंटर होता है। निकलता ये चाइना से है और एंटर ये गिलगित से होता है। गिलगित से आगे ये गिलगित में 3 डैम है इस पे। एक दयामीर भाषा डैम है जो कि गिलगित की बाउंड्री और केपीके की बाउंड्री पे है। गिलगित वाली साइड पे दयामीर है और केपीके वाली साइड पे भाषा है, दोनों को मिला के दयामीर भाषा डैम बोलते हैं। फिर दासू डैम है जो कि कोहिस्तान में है। फिर तरबेला डैम है जो कि सवाबी और हरीपुर हजारा में है। ठीक है, ये 3 डैम इंडस रिवर पे है केपीके में। फिर आगे पंजाब में डैम्स आ जाते हैं इस पे, आपके मियाँ वाली में चश्मा बिराज है, जनाब बिराज है, काला बाग है। ठीक है, फिर इसी तरह आपके डेरा गाजी खान में तौनसा बिराज है, फिर आपका रेनियर खान में कोट मिठन बिराज है। फिर आपके सिंध में एंटर होता है, ये सिंध में आपका आ जाता है गुड्डू बिराज, आपका आ जाता है गुलाम मोहम्मद बिराज आ जाता है, आपका सखर बिराज है जो कि लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट बिराज ऑफ पाकिस्तान है। फिर आपका लिलियड बिराज। फिर ये सारे बिराजेस जो है ना, ये आपके सिंध में आके ठट्ठा के मकाम से अरेबियन सी में गिरता है। तो ये इस तरीके से जब हम इसका पूरा मैप पढ़ेंगे ना, फिर इधर से पंजाब से इसके रिवर्स आते हैं। ठीक है, ये देखें किसी सेशन में, बल्कि मैंने ये समझाए भी हुए रिवर्स, ये मैं यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट लगा दिया। ठीक है, किसी सेशन से, ये पूरा व्हाइट बोर्ड है और यहाँ पे ये कोई मैंने गूगल से पिक नहीं ली, ये अपने हाथ से सारी ड्रॉ की हुई है और पूरा रिवर सिस्टम समझाया गया। पंजाब से फिर आपके रिवर आते हैं, आपका जेलम रिवर है, चनाब रिवर है, सतलज है, ब्यास है। फिर ये किस पॉइंट पे पांचों का पानी मिलता है वो पूछा जाता है, पांचनाथ जिसको हम बोलते हैं मुजफ्फरगढ़ में। ठीक है, फिर ये इंडस में किस मुकाम से गिरते हैं वो पूछा जाता है, कोट मिठन बिराज। ठीक है, मिठन कोट से रेनियर खान। तो फिर ये सारे, ये फिर सिर्फ यही रिवर्स नहीं है, इधर से आपके बलूचिस्तान के भी रिवर्स आ रहे हैं, आपका जोब रिवर है, टोची रिवर है, कुनार रिवर है, कुरम रिवर है, आपका जोब रिवर है। ठीक है, काफी रिवर्स इधर गिलगिस्तान और बलूचिस्तान के। ठीक है, तो उन पे आपके डैम्स और बैराजेस पूछता है। फिर आपके इनमें दोआबें पूछता है, चार दोआब है, बारी दोआब है। ठीक है, 2 रिवर्स के दरमियान जो जमीन होती है उसको दोआब कहते हैं। तो ठीक है, इसी तरह सिंध सागर दोआब है, आपकी रचना दवाब है। ठीक है, उनके क्वेश्चन आते हैं। डैम, ये आपके पीले डॉट्स, ब्लैक डॉट्स और ब्लू डॉट्स जो देख रहे हैं, ये सारे मैंने डैम्स और बैराजेस बनाए हैं। फिर एक एक डिटेल जो है वो मैंने साथ उनकी दी हुई है, जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, ये देखिए अकेडमी का मोनोग्राम लगा हुआ है, पूरा ये व्हाइट बोर्ड होता है और उस पर ये सारी चीजें एक एक जो है कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाता है। ठीक हो गया, चलें जी आगे चलते हैं। इसी तरह ये केपीके का मैप मैंने क्लियर किया हुआ, पूरा केपीके से जितने क्वेश्चन आते हैं वो सारे यहाँ पे मैंने मैप पे समझाए हुए हैं। अच्छा, एक बात मैं यहाँ से आपसे साथ दोबारा शेयर कर दूं, जूम मीटिंग जो है ये 40 मिनट्स की होती है, तो अभी ये ऑफ हो जाएगी 40 मिनट बाद। तो ये तकरीबन 10 मिनट हमारी मीटिंग और चलेगी। तो आपने सेम इसी लिंक को दोबारा ज्वाइन कर लेना है, जो लिंक मैंने ऑलरेडी सेंड किया हुआ है सेम उसी को दोबारा ज्वाइन कर लेना है, कोई नया लिंक सेंड नहीं होगा। तो अभी जैसे ही ये 1.5 मिनट बाद ऑफ होती है मीटिंग, तो आपने सेम लिंक को दोबारा ज्वाइन कर लेना है। ठीक हो गया, और 10 मिनट हमारी मीटिंग चलेगी और लास्ट पे फिर मैं आपको एकेडमी को ज्वाइन करने का तरीका कार भी बताऊंगा। चूंकि स्टूडेंट ज़्यादा होते हैं इसलिए इसमें लिमिटेड सीट्स रखी जाती हैं, और फिर जो उस तरीक़ेकार से ज्वाइन करेगा जस्ट उसी की रजिस्ट्रेशन होगी, अदरवाइज रजिस्ट्रेशन नहीं की जाएगी। ठीक हो गया, ऑलरेडी इसमें 20-25 सीट्स जो हैं वो ऑलरेडी बुक हैं इस आपके होप सेशन में। बाकी टोटल 50 सीट्स होती हैं हमारी होप सेशन में, बाकी जो 23 या 24 सीट्स हैं उनके लिए आपको इनवाइट किया गया है, और जस्ट उसी की रजिस्ट्रेशन होगी जो कि अपना उस एक प्रोसेस के मुताबिक रजिस्ट्रेशन करवाएगा, और वो लास्ट पे आपको बताया जाएगा, इसलिए कनेक्ट रहें। तो यहाँ तक स्टूडेंट्स से मैं पूछना चाहूँगा कि क्लियर है सब कुछ? जी स्टूडेंट्स, आपकी आवाज़ मैं ओपन करता हूँ, जल्दी से बताएं और दोबारा लिंक ज्वाइन कर लें मीटिंग। जी स्टूडेंट्स, क्लियर है? जी सर। यस सर। सेम लिंक को Yes, दोबारा sir. ज्वाइन कर लें, अभी ये डिस्कनेक्ट होने वाला है। यस सर, क्लियर है। चलें जी, इसी लिंक को दोबारा ज्वाइन करें, फिर आगे नेक्स्ट चलते हैं। अभी ये ऑफ होता है तो दोबारा ज्वाइन कर लें।